वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं पीके नाम बुक का। इस चैप्टर का नाम है एक्सर्जी। ठीक है, एक्सर्जी को ही हम अवेलेबल एनर्जी भी कहते हैं और इसी को अवेलेबिलिटी कहते हैं। तीनों का मतलब सेम ही है। कभी कभार क्वेश्चन में बोल देगा फाइंड करो एक्सर्जी या फिर ऐसे बोल देगा फाइंड करो अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो तीनों का मतलब सेम ही है। इनका मतलब होता है अब मैक्सिमम यूजफुल वर्क। किसी भी सिस्टम के अंदर से हम कितना यूजफुल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं उसी को हम अवेलेबल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमें यही कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम यूजफुल वर्क। तो आज की वीडियो पूरा इंट्रोडक्शन है एक्सर्जी के ऊपर। जितने भी इंट्रोडक्शन टर्म्स है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे अवेलेबल एनर्जी क्या होता है, अनअवेलेबल एनर्जी क्या होता है, डेड स्टेट क्या होता है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इस वर्ड को देखो, एक्सर्जी। एक्सर्जी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? एक्सर्जी के अंदर एक्स आ रहा है। ऐसे ही एक सिमिलर वर्ड है हमारा एनर्जी, इसके अंदर एन आता है। तो कहीं ना कहीं जो एक्सर्जी है वो एनर्जी से ही मिलकर बना हुआ है। तो एनर्जी को देखो, थर्मोडायनेमिक्स में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एनर्जी को। एक होता है हाई ग्रेड एनर्जी और दूसरा है लो ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी के एग्जांपल्स हैं मैकेनिकल और शाफ्ट वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाटर पावर या फिर पैडल व्हील वर्क। ये सारा क्या है? तुम्हारा हाई ग्रेड एनर्जी है। ठीक है, जितना भी जो वर्क पोर्शन है, जो भी वर्क वाला पार्ट है, वो सारा क्या है? हाई ग्रेड एनर्जी है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क को हाई ग्रेड एनर्जी कहा गया है। वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको कॉपी में नोट कर लो। ऐसी लो ग्रेड एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स में लो ग्रेड एनर्जी को हीट कहा गया है। हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी। इस स्टेटमेंट को भी नोट करके लिख लो। ठीक है, लो ग्रेड एनर्जी के एग्जांपल्स हो गए हीट और थर्मल एनर्जी। हीट ड्राइव फ्रॉम न्यूक्लियर फिजन, हीट ड्राइव फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, कोयले से जो हीट निकल रहा है वो भी लो ग्रेड एनर्जी है, और न्यूक्लियर फिजन से जो हीट निकल रहा है वो भी क्या है? तुम्हारा लो ग्रेड एनर्जी है। सिंपल वर्ड में हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी। ठीक है, तो आपको दो स्टेटमेंट याद रखना है, वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी, हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी। अब समझते हैं एक्सर्जी को। ठीक है, एक्सर्जी क्या होता है? तो इन्हीं दो सोर्स से समझेंगे। एक होता है हाई ग्रेड एनर्जी और दूसरा होता है लो ग्रेड एनर्जी। तो देखो, हाई ग्रेड एनर्जी का पूरा पार्ट्स क्या है? अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, बट लो ग्रेड एनर्जी का कुछ पार्ट अवेलेबल एनर्जी है और कुछ पार्ट क्या है? अनअवेलेबल एनर्जी है। इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से समझते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में पढ़ा था, जब भी हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, जब भी हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ पार्ट इसका क्या हो जाता है? वर्क में कन्वर्ट होता है, और कुछ पार्ट क्या होता है? वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमें पता है हीट क्या है? लो ग्रेड एनर्जी है, लो ग्रेड एनर्जी है। और वर्क क्या है? वर्क है हमारा हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी। और हाई ग्रेड एनर्जी को देखो, हाई ग्रेड एनर्जी इज इक्वल टू अवेलेबल एनर्जी। तो यही हमारा क्या है? अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, अवेलेबल एनर्जी को ही हम एक्सर्जी कहते हैं। ठीक है, अब जो वेस्ट पार्ट है ये है अनअवेलेबल एनर्जी, जिससे हम यूजफुल वर्क कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो दिस इज अनअवेलेबल एनर्जी। अनअवेलेबल एनर्जी को कहते हैं एनर्जी, ANERGY। ठीक है, अनअवेलेबल एनर्जी का दूसरा नाम है ये। ठीक है, तो समझ में आया कि लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी का कुछ पार्ट अवेलेबल एनर्जी है प्लस अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो सेम है, जो अभी तक हमने पढ़ा है वही सब चीजें हैं, बट यहाँ पे क्या है? इस चैप्टर के अंदर नाम थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है। अब वर्क को हम कहेंगे अवेलेबल एनर्जी और जो वेस्ट पार्ट है इसको कहेंगे अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, सब कुछ वही है जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको वीन डायग्राम से समझो। सपोज दिस इज हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक है, ये जो सर्कल है ये हाई ग्रेड एनर्जी है, तो इसका जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट क्या है? अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक है, अब हम लो ग्रेड एनर्जी का बनाते हैं। सो दिस इज लो ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी के अंदर कुछ पार्ट, सपोज ये वाला जो पार्ट है ये है अवेलेबल एनर्जी और ये वाला पार्ट है अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जो एनर्जी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एनर्जी इज इक्वल टू एक्सर्जी प्लस ANERGY एनर्जी। ठीक है, अगर एनर्जी हमारा हाई ग्रेड एनर्जी है तो उस केस में क्या होगा? हाई ग्रेड एनर्जी इज इक्वल टू एक्सर्जी। तो इसके केस में क्या हो गया? एनर्जी जीरो हो गया, एनर्जी जीरो हो गया, जो अनअवेलेबल एनर्जी है वो जीरो हो गया। लेकिन अगर लो ग्रेड एनर्जी है, इस एनर्जी में अगर लो ग्रेड एनर्जी है तो एक्सर्जी ये हो गया अवेलेबल एनर्जी और ये हो गया अनअवेलेबल एनर्जी। तो इस केस में अनअवेलेबल एनर्जी में जो एनर्जी है हमारा वो नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं। अगर सपोज 100 किलो जूल हमारा 100 किलो जूल वर्क है, ठीक है, और 100 किलो जूल हीट है। ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास, इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो कौन सा सेलेक्ट करोगे आप? ठीक है, अब देखो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पता है, जब भी हम 100 किलो जूल वर्क है इसको हम पूरा
किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट था ना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, जब भी हम वर्क को हीट में कन्वर्ट करेंगे तो सारा वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जब भी हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो इसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट होता है और कुछ पार्ट वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास दो ऑप्शन होगा, 100 किलो जूल का वर्क है, 100 किलो जूल का हीट है, इन दोनों एनर्जी में से आपको किसी एक एनर्जी को सेलेक्ट करना होगा, तो कौन सी एनर्जी सेलेक्ट करोगे? तो जिसने चैप्टर नंबर 8 पढ़ लिया है तो वो क्या सेलेक्ट करेगा, वो ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेगा, क्योंकि वर्क इज अ हाई ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हमने 100 किलो जूल ये अगर हमने सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब क्या है, जो पूरा 100 किलो जूल है ये सारा क्या है, अवेलेबल एनर्जी है। लेकिन वही अगर जिसने ये हीट सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब क्या है, इसका कुछ पार्ट वेस्ट होने वाला है, कुछ पार्ट अनअवेलेबल एनर्जी जो कि वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो सबके सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द हाई ग्रेड एनर्जी, ठीक है। तो जो भी अमाउंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से सप्लाई हो रहा है, सपोज अगर 100 किलो जूल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, सारा का सारा यूजफुल वर्क है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम सेलेक्ट करना होगा वर्क और हीट में से, तो हमेशा हम वर्क को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, बिकॉज वर्क इज अ हाई ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए अब इन दोनों की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। सो अवेलेबल एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सर्जी, द पार्ट ऑफ लो ग्रेड एनर्जी which is available for conversion to high grade energy while following the second law of thermodynamics। लो ग्रेड एनर्जी का वो पार्ट जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट यही क्या है, हमारा अवेलेबल एनर्जी है, ठीक है। बाकी का पार्ट क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी है, ठीक है। अनअवेलेबल एनर्जी की डेफिनेशन, जिसको हम एनर्जी भी कहते हैं, द पार्ट विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाई ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो सा पार्ट कन्वर्ट नहीं हुआ वो क्या है, हमारा अनअवेलेबल एनर्जी है, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी है। जो भी वेस्ट पार्ट है, जब भी हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो जो वेस्ट पार्ट है वही हमारा क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी है, ठीक है। और जो वर्क वाला पार्ट है, जब भी हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो जितना वर्क कन्वर्ट हुआ है वो क्या है, अवेलेबल एनर्जी है। तो अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा अवेलेबल एनर्जी का और अनअवेलेबल एनर्जी का। तो यहाँ से हमें अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये तो हमने अभी ऊपर ऊपर से पढ़ा है, और इसको डिटेल और डेप्थ में पढ़ेंगे इसको जब हम यहाँ पे डेड स्टेट समझ लेंगे, ठीक है। डेड स्टेट क्या होता है थर्मोडायनामिक सिस्टम के अंदर, when a system comes in equilibrium to its surrounding, which means that the availability of the system it is called in dead state। कोई भी सिस्टम अगर डेड स्टेट पे है, कोई भी सिस्टम अपनी डेड स्टेट पे कब आएगा, जब सिस्टम के अंदर सब कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे हो, नेट फोर्स उसके अंदर जीरो हो, कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम अपनी डेड स्टेट पे है। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर एक डेड स्टेट पे, ये एग्जांपल है, याद रखना। जो एटमॉस्फेयर है वो डेड स्टेट पे होता है हमेशा, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो डेड स्टेट है वो एटमॉस्फेयर को माना गया है, ठीक है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है T, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है P एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इस कंडीशन पे जब सिस्टम के अंदर टेम्परेचर T एटमॉस्फेयर हो जाए, जब सिस्टम के अंदर प्रेशर P एटमॉस्फेयर हो जाए, तो हमारा सिस्टम किसके अंदर आ गया, डेड स्टेट के अंदर आ गया है, ठीक है। तो जब भी सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशंस आएगा तो इसका मतलब है सिस्टम अपनी डेड स्टेट पे है। तो डेड स्टेट पे होगा क्या, डेड स्टेट पे जो एक्सर्जी है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, याद रखना इसको। एट डेड स्टेट पे जो अवेलेबल एनर्जी है वो जीरो के इक्वल आता है, तभी तो हम एटमॉस्फेयर से कभी भी हम वर्क नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो डेड स्टेट पे है। तो डेड स्टेट में जो अवेलेबल एनर्जी होता है वो जीरो के इक्वल आता है, ठीक है। तो अब हमने ये पढ़ा क्यों डेड स्टेट इस चैप्टर के अंदर, तो उसको समझते हैं। जैसे अगर देखो ये जो पेन है, अगर मुझे इसकी लेंथ मेजर करना है तो मैं स्केल लूंगा, स्केल से इसकी लेंथ मेजर करूंगा, ठीक है। तो कैसे मेजर करूंगा, जो स्केल के अंदर जो ये जो इस तरीके से होता है, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है। यहाँ पे ये होता है 0, तो जो 0 से मैं मेजर करूंगा पेन की लेंथ, ठीक है। तो 0 जो है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, क्या है, रेफरेंस पॉइंट। तो वैसे ही किसी भी सिस्टम के अंदर सपोज ये सिस्टम का डेड स्टेट है, ठीक है, और ये है सिस्टम का स्टेट 1, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेट पे है सिस्टम, ठीक है। तो इस स्टेट 1 पे कोई भी सिस्टम है उसमें से मैं कितना अवेलेबल एनर्जी, मतलब स्टेट 1 पे कितना अवेलेबल एनर्जी, अगर मुझे वो कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो डेड स्टेट से कंपेयर करूंगा। स्टेट 1 पे जो अवेलेबल एनर्जी है और डेड स्टेट पे हमें पता है एक्सर्जी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। स्टेट 1 पे कुछ ना कुछ एक्सर्जी होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यही हमारा क्या होगा, अवेलेबल एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली हम अवेलेबल एनर्जी, यहाँ पे हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया, डेड स्टेट एक रेफरेंस पॉइंट है जहां से हम अवेलेबल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो अवेलेबल एनर्जी की।
अवेलेबल एनर्जी को इस पूरे चैप्टर में कैपिटल एक्स से डिनोट किया गया है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ अ गिवन सिस्टम इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम यूजफुल वर्क, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं W मैक्स यूजफुल, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, अवेलेबल एनर्जी। तो मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम कम्स टू इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग और अटेन द डेड स्टेट। कोई भी सिस्टम अगर एक अपनी पर्टिकुलर स्टेट पे है, ठीक है, और ये सिस्टम का डेड स्टेट है, ठीक है। अब हमें पता है डेड स्टेट पे जो अवेलेबल एनर्जी है वो जीरो के इक्वल है, लेकिन स्टेट पे, इस स्टेट पे अवेलेबल एनर्जी जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ अवेलेबल एनर्जी होगा। तो इस स्टेट पे अगर हमें अवेलेबल एनर्जी चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, तो इस स्टेट पे जो सिस्टम का ये जो स्टेट है इसको हम डेड स्टेट तक लेके जाएंगे। तो इस ड्यूरेशन में जितना हमें वर्क मिलेगा, ये जो वर्क है हमारा, ये जो मैक्सिमम वर्क है, यही हमारा क्या है, अवेलेबल एनर्जी है। तो इसी तरीके से हम किसी पर्टिकुलर स्टेट पे अवेलेबल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब कुछ 3 इंपॉर्टेंट केस है, उन तीनों केस को डिस्कस करते हैं। सपोज दिस इज केस नंबर 1, ये है हमारा वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, ठीक है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, और जो सिस्टम है ये है हमारा क्लोज सिस्टम, ठीक है। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है और क्लोज सिस्टम है, तो इसका मतलब यहाँ से हमने हीट सप्लाई किया है। जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इसमें देखो, जब हमने हीट सप्लाई किया तो वर्क हमें कैसे मिलेगा, ये सिस्टम जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक पर्टिकुलर स्टेट पे आ गया, ठीक है, दिस इज स्टेट 1, दिस इज स्टेट 2। तो यहाँ पे जो गैस है वो क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा वर्क हो गया WREV, ठीक है, दिस इज द रिवर्सिबल वर्क। अब इसके अंदर हम तो पढ़ रहे हैं अवेलेबल एनर्जी, हमें तो यूजफुल वर्क कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो जो रिवर्सिबल वर्क है या और फिर अवेलेबल एनर्जी है, जिसको हम यूजफुल वर्क कहते हैं, यूजफुल वर्क, क्या ये दोनों डिफरेंट होंगे या ये दोनों सेम होंगे, ठीक है, वो समझते हैं। तो जब यहाँ पे हमने हीट सप्लाई किया तो जिससे हमें वर्क मिला, दैट वर्क इज रिवर्सिबल वर्क। और यहाँ पे इस पिस्टन के ऊपर देखो बाहर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो रिवर्सिबल वर्क है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। पहला किसमें, यूजफुल वर्क में, ठीक है, दूसरा सराउंडिंग वर्क में। यूजफुल वर्क का मतलब क्या है, जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये जो पिस्टन मूव कर रहा है ये हमारा यूजफुल वर्क हो गया। अब ये सराउंडिंग वर्क क्या है, देखो ये जो पिस्टन है इसके आउटसाइड में देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके अगेंस्ट भी हमारा क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है पिस्टन। तो जो रिवर्सिबल वर्क है इसका कुछ पार्ट सराउंडिंग में वेस्ट हो रहा है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ वर्क हमारा ये लॉस्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम सराउंडिंग वर्क, ठीक है। तो यहां से साफ साफ क्लियर हो गया, रिवर्सिबल वर्क इज ग्रेटर देन यूजफुल वर्क, ठीक है। किस केस में, तो केस भी आपको याद रखना है, फॉर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। क्लोज सिस्टम में अगर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है जिसके अंदर एक्सपेंशन हो रहा है तो उस केस में रिवर्सिबल वर्क ग्रेटर देन होगा यूजफुल वर्क के। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 2, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, और ये भी सिस्टम कैसा है हमारा, क्लोज सिस्टम है। वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस का मतलब है ये वाला वर्क जो हमने इस सिस्टम के ऊपर सप्लाई किया है, दैट वर्क इज रिवर्सिबल वर्क, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है रिवर्सिबल, ठीक है। तो जब भी हम सिस्टम के ऊपर वर्क सप्लाई करेंगे तो जो गैस होगा वो कंप्रेस होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो दिस इज स्टेट 2 और ये पिस्टन का स्टेट 1 है। तो यहाँ पे हमने वर्क सप्लाई किया है इस गैस के ऊपर, जिससे पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्सिबल वर्क क्या ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो देखो जो रिवर्सिबल वर्क है ये यूजफुल वर्क के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस पिस्टन के इस तरफ, आउटसाइड में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा है, देखो हम पिस्टन को नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी पिस्टन को नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो रिवर्स जो यूजफुल वर्क है वो किससे मिलकर बना होगा, रिवर्सिबल वर्क प्लस सराउंडिंग वर्क। तो यहां से देखो साफ साफ क्लियर हो गया है, जो यूजफुल वर्क है वो ग्रेटर देन है किसके, रिवर्सिबल वर्क के, ठीक है। यूजफुल वर्क इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल वर्क फॉर द केस ऑफ वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, क्योंकि यहाँ पे जो हमने रिवर्सिबल वर्क इस
क्लोज सिस्टम पे सप्लाई किया है वो पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करने के लिए किया है, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पिस्टन को नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इस केस में यूजफुल वर्क ग्रेटर देन होगा रिवर्सिबल वर्क के, ठीक है, फॉर वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। सिमिलरली केस 1 में क्या था, रिवर्सिबल वर्क ग्रेटर देन था यूजफुल वर्क के, क्योंकि इस सिस्टम से जितना भी वर्क हमें ऑब्टेन्ड हो रहा है वो पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो जो पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ये हमारा यूजफुल वर्क है, लेकिन उसी वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्ट कर रहा है, जैसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है पिस्टन को, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या करना है, हमें इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट काम करना है, तो ऐसे केस में जो हमारा यूजफुल वर्क है वो लेस देन हो जाता है एज कंपेयर टू रिवर्सिबल वर्क। तो क्लोज सिस्टम में रिवर्सिबल वर्क और यूजफुल वर्क ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं केस 3 की बात करता हूं फॉर ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में क्या होगा, ओपन सिस्टम में देखो इस तरीके से फ्लूइड इन होता है और यहां से फ्लूइड क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है, तो यहां पे देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही नहीं, ठीक है, तो सराउंडिंग वर्क क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ओपन सिस्टम के अंदर जो रिवर्सिबल वर्क है और जो हमारा यूजफुल वर्क है, जो अवेलेबल एनर्जी है, वो दोनों टर्म क्या है, सेम है, ठीक है। तो यूजफुल वर्क और रिवर्सिबल वर्क ये सेम होता है ओपन सिस्टम में और ये दोनों डिफरेंट होते हैं किसमें, क्लोज सिस्टम के अंदर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा टीएस डायग्राम। देखो इस टीएस डायग्राम के अंदर अवेलेबल एनर्जी कौन सा पोर्शन होगा और अनअवेलेबल एनर्जी कौन सा पोर्शन होगा, ठीक है। टीएस डायग्राम वो भी साइक्लिक प्रोसेस है, इस तरीके से है, तो और साइकिल कैसा है, क्लॉकवाइज साइकिल है, क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब है हीट इंजन है, ठीक है, हीट इंजन है, वो भी कार्नोट हीट इंजन है। कार्नोट हीट इंजन पे आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ऐड करते हैं और आइसोथर्मल प्रोसेस पे ही हीट क्या होता है, रिजेक्ट होता है, ठीक है। हीट इंजन में ये देखा था ना, Q इज इक्वल टू W प्लस ये होता था Q2 और ये होता था Q1, Q1 मतलब Q एडेड और Q2 मतलब है Q रिजेक्टेड, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा जो हीट है, जितना हम हीट इंजन के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो ये जो W है ये हमारा क्या है, अवेलेबल एनर्जी, और जो रिजेक्ट हो रहा है, जो वेस्ट पार्ट है, जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो देखो ये जो स्क्वायर के अंदर जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, दिस इज A B C एंड दिस इज D, ठीक है। तो अवेलेबल एनर्जी अगर हमें टीएस डायग्राम दे रखा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया निकाल लेंगे किसका, ABCD का, ठीक है, ये हो गया। अब वैसे ही अनअवेलेबल एनर्जी देखो, अनअवेलेबल एनर्जी इज इक्वल टू एरिया, अनअवेलेबल एनर्जी ये होगा हमारा, सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है, तो एरिया हो गया DC1 2, ठीक है, फिर D, ये जो पोर्शन है ये हो गया हमारा अनअवेलेबल एनर्जी, दिस इज अनअवेलेबल एनर्जी एंड दिस इज अवेलेबल एनर्जी, ठीक है। जो हीट रिजेक्शन है वो ये वाला एरिया होता है CD1 2, ठीक है, नीचे वाला एरिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है टीएस डायग्राम के अंदर। लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इस वीडियो का, अवेलेबल एनर्जी रेफर टू अ साइकिल। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में अगर हमें अवेलेबल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसका एक्सप्रेशन अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो कोई एक साइक्लिक प्रोसेस बताओ। तो जो हीट इंजन है, कार्नोट हीट इंजन है, उसके अंदर सारे प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो वो एग्जांपल ले रहे हैं, हीट इंजन के अंदर 2 रिजर्वायर होते हैं, एक रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर है T, ये इस रिजर्वायर से हीट सप्लाई हुआ है इस हीट इंजन में, ठीक है। और हीट इंजन का काम है हीट को रिजेक्ट करना, ठीक है। तो देख सकते हो जो लो ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो हीट है, ठीक है, और लो ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक अवेलेबल एनर्जी और दूसरा होता है अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है। तो जो हमने Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया है, इसमें से कुछ तो अवेलेबल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम यूजफुल वर्क कहेंगे, ठीक है, और कुछ होगा अनअवेलेबल एनर्जी जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ, दैट इज Q0, ठीक है। तो यहाँ पे जो Q0 है, जो हीट रिजेक्ट हो रहा है, वो सराउंडिंग के अंदर हो रहा है, सराउंडिंग इसलिए लिया क्योंकि सराउंडिंग डेड स्टेट पे होता है, ठीक है। अगर हमें अवेलेबल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा दूसरा रिजर्वायर है उसको हमें डेड स्टेट पे लेके जाना होगा, तो डेड स्टेट हमारा एटमॉस्फेयर है, तो सीधा है जो हीट है वो हमने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर, ये जो T0 है, ये T0 का मतलब है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है, याद रखना जो डेड स्टेट है वो हमेशा एटमॉस्फेयर को लिया जाएगा, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू W यूजफुल प्लस Q0, ठीक है, वही है जो हमने अभी तक पढ़ा है, बस यहाँ पे अब हम इसको यूजफुल वर्क कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अवेलेबिलिटी जो होता है वो यूजफुल वर्क होता है। ये हमारा टीएस डायग्राम है, टीएस डायग्राम अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। हीट इंजन के अंदर इस तरीके से होता है क्लॉकवाइज,
ठीक है, बिकॉज हीट इंजन एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, तो क्लॉकवाइज बनता है। वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस रेफ्रिजरेशन और हीट पंप, उस केस में एंटी क्लॉकवाइज बनता है। तो ये जो पोर्शन है ये तो अवेलेबल एनर्जी है, और ये वाला पार्ट क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी है। ठीक है, तो ये तो जब होगा जब हमें एरिया दिया होगा, बिना एरिया के कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया। यहाँ से यूजफुल वर्क का एक्सप्रेशन क्या आ गया, यूजफुल वर्क इज इक्वल टू Q माइनस Q नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो W यूजफुल इज इक्वल टू Q माइनस Q नॉट। कार्नोट का सेकेंड प्रिंसिपल यूज करते हैं, यूजिंग कार्नोट सेकेंड प्रिंसिपल। ये था हमारा Q के सामने इसका टेम्परेचर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, Q जो हीट रिलीज हो रहा है ये T टेम्परेचर पे हो रहा है, तो इस तरीके से लिखेंगे Q नॉट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा T नॉट। ठीक है, इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर कितना हीट ऐड हो रहा है, Q नॉट, और इसका टेम्परेचर है T नॉट। तो यही था हमारा कार्नोट का सेकंड प्रिंसिपल। तो यहाँ से Q नॉट की वैल्यू आ जाएगा Q डिवाइड बाई T, और ये हो गया T नॉट। ठीक है, सो W यूजफुल इज इक्वल टू Q माइनस Q T नॉट डिवाइड बाई T। इसको ऐसे ले सकते हैं Q1 माइनस T नॉट डिवाइड बाई T। ये हमारा यूजफुल वर्क का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, यही हमारा अवेलेबल एनर्जी है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो यूजफुल वर्क है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, T नॉट पे और T पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अवेलेबल एनर्जी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टम की स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सराउंडिंग पे डिपेंड्स कर रहा है। अवेलेबल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सराउंडिंग। जो Q है वो हमारा टोटल एनर्जी है सिस्टम का, T नॉट इज द स्टेट ऑफ सराउंडिंग, कैपिटल T इज द स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है अवेलेबल एनर्जी के केस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ऐसा नहीं लग रहा, जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी होता है वर्क डिवाइड बाय हीट। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। ठीक है, तो यहाँ पे जो T1 है ये एक्चुअल में T है, और जो T2 है ये T नॉट है। ठीक है, जो हमने कार्नोट हीट इंजन में पढ़ा था, तो सेम है, वैसा ही है, सेम टू सेम। ठीक है, तो यहाँ से देखो W किसके इक्वल आ गया, Q1 माइनस T नॉट डिवाइड बाई T। तो सिंपल है, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे थोड़ा नाम डिफरेंट कर दिया गया है। जो W था ये हमारा यूजफुल वर्क बोलेंगे अब इसको हम। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हटा देते हैं। इसको एंट्रोपी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं हम। एंट्रोपी में देखो ऐसे लिखेंगे, जो Q नॉट है, जो एंट्रोपी होता है, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू Q नॉट डिवाइड बाय T नॉट। ठीक है, तो यहां से देखो Q नॉट का एक्सप्रेशन आ गया T नॉट डेल्टा S। ठीक है, सो यूजफुल वर्क इज इक्वल टू Q माइनस Q नॉट की जगह लिख दो यहाँ पे T नॉट डेल्टा S। ठीक है, तो ये भी एक्सप्रेशन है हमारा इन द टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, तो हम जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम एट एनी स्टेट इज अ, पहला ऑप्शन है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल एज अ सिस्टम गोज टू अ डेड स्टेट, सी ऑप्शन है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और डी ऑप्शन है मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल एज अ सिस्टम गोज टू अ डेड स्टेट। तो देखो सिंपल सा इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। Availability of a system at any given state is the maximum useful work obtainable as the system goes to a dead state। देखो यहाँ पे अभी मैंने समझाया था आपको, जो अवेलेबिलिटी है इसकी जब हम डेफिनेशन रीड कर रहे थे, द मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ प्रोसेस इन विच सिस्टम कम्स टू इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग और अटेन द डेड स्टेट। क्योंकि देखो कोई भी सिस्टम है, इस केस 1 में देखो इस सिस्टम के अंदर जो मैक्सिमम वर्क है वो ये है हमारा रिवर्सिबल वर्क, ये हमारा मैक्सिमम वर्क है इस सिस्टम का, बट ये हमारा यूजफुल वर्क नहीं है। ठीक है, जो रिवर्सिबल वर्क है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यूजफुल वर्क प्लस सराउंडिंग वर्क। क्योंकि ये जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो ये प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो ये जो प्रेशर के अगेंस्ट जो वर्क हमारा लॉस हुआ है तो वो हमारा यूजफुल वर्क नहीं है। तो ये वाला जो वर्क है ये तो पूरा वेस्ट हो रहा है, ठीक है, किसी काम का नहीं है। लेकिन जो पिस्टन मूव कर रहा है, ये जो वर्क है हमारा ये यूजफुल वर्क है। तो अवेलेबिलिटी डिनोट करता है सिर्फ यूजफुल वर्क को, ठीक है, नॉट अ मैक्सिमम वर्क। तो यहाँ पे याद रखना है बी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। ठीक है, द मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल एज अ सिस्टम गोज टू अ डेड स्टेट, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एन अमाउंट ऑफ 1000 किलोजूल ऑफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम ड्यूरिंग अ कांस्टेंट प्रेशर वेपराइजेशन प्रोसेस। An amount of 1000 kilojoule of heat is added to a system during a constant pressure vaporization process at a temperature of 2 to 7 डिग्री सेल्सियस। एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर है 2 to 7 डिग्री सेल्सियस, का मतलब है 500 केल्विन। यहाँ से हीट रिलीज हो रहा है, 1000 किलोजूल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है सिस्टम के अंदर।
ठीक है। अवेलेबल एनर्जी एडेड टू द सिस्टम इफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो हमें अवेलेबल एनर्जी कैलकुलेट करना है इस सिस्टम का अवेलेबल एनर्जी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक है हमारा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है और एक है हमारा डेड स्टेट पे है। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था जो W जो अवेलेबल एनर्जी है जिसको हम यूजफुल वर्क कहते हैं, ये इक्वल आएगा किसके, Q माइनस क्यू नॉट के। ठीक है, यहाँ से हमने इस सिस्टम के अंदर हीट ऐड किया, इसका कुछ पार्ट अवेलेबल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, अवेलेबल एनर्जी में, और कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट होगा, अनअवेलेबल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे जो हीट है वो लो ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लो ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो लो ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे देख दो, जो हीट है ये लो ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये हो गया हमारा जो यूजफुल वर्क है, ये अवेलेबल एनर्जी है, प्लस क्यू नॉट ये है हमारा अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो हमें अवेलेबल एनर्जी कैलकुलेट करना है। सो अवेलेबल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू दे रखा है 1000 किलो जूल माइनस क्यू नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे कार्नोट का सेकंड प्रिंसिपल यूज करते हैं, क्यू डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइड बाई टी नॉट। ठीक है, सो क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी एंड दिस इज टी नॉट। ठीक है, सो क्यू नॉट, क्यू कितना है 1000 किलो जूल है, टेम्परेचर टी नॉट दे रखा है 300 केल्विन दे रखा है, डिवाइड बाय टेम्परेचर इसका है 500 केल्विन। सो 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 600 किलो जूल। तो इतना हीट सराउंडिंग के अंदर, इतना मतलब इतना पार्ट क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी है। ठीक है, सो 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू 400 किलो जूल। ठीक है, तो ये हमारा अवेलेबल एनर्जी हो गया। ठीक है, तो देख सकते हो जो 1000 किलो जूल है ये एक लो ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट है, हीट इज अ लो ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसमें से जो 600 किलो जूल है वो अनअवेलेबल एनर्जी है जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हुआ, और 400 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट हो गया। सो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो सेकंड का सी हो गया।